ભાઈ હું મહારાષ્ટ્રમાં આવ્યો છું એક કંપની વિઝિટ માટે, MVK એગ્રો ફૂડ પ્રોડક્ટ લિમિટેડ. તો ભાઈ અહીંયા કંપનીમાં તમે જોવા જાવ ને તો ખેડૂત સાથે તો કંપની ડાયરેક્ટ જોડાયેલી છે. તો ભાઈ રોજ 6000 ટન શેરડી જે છે અહીંયા ખપી જવાની છે. 11,000 किसान के साथ हमारा एग्रीमेंट होने वाला है। तो 11,000 किसान हमको गन्ना पूरा सप्लाई फैक्ट्री को करेंगे। मोदी जी का जो एम था ये देश को आगे लेके जाने का, ऐसे नए नए फैक्ट्रियां लगाने से यहाँ के युवा के हाथ को भी रोजगार लगेगा। આ જે તોતા વધે ને એને આ કઈ ફેંકી નથી દેતા, આને પણ ઈંધણમાં પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 20 એકરની અંદર ભાઈ કંપનીનો પ્લાન્ટ જે છે એ ફેલાયેલો છે, એટલે નાની કંપની નથી. तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में इथेनॉल का कैसा रहेगा? अभी देखो ब्राजील में 100% इथेनॉल पे गाड़ियाँ चल रही है। पहले किसान अन्नदाता था, अभी वो हमारा किसान अन्नदाता प्लस ऊर्जादाता बन गया। और वो स्कीम अपन टर्बाइन घुमाने के लिए यूज करते हैं और टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है तेजी से। समझ सकता हूँ 80 से लेकर 110 गांव तक बिजली सप्लाई कर सकते हैं। वाह भाई वाह, घर नहीं 80 થી 100 ગામડાને વીજળી આ એક જ યુનિટ માંથી પડે છે. તો ભાઈ આપણે ગામડામાં જેમ ગોળ બને ને રાબડામાં, સેમ એવી જ કંઈક પ્રોસેસ છે. રસ પહેલા નીકળીને અહીંયા આવે, પછી એને ક્લીન કરવામાં આવે, બોઇલ કરવામાં આવે અને પછી મોટા દાણાવાળી ક્વોલિટીવાળી ખાંડ જે છે એ બનીને નીકળે છે. તો ભાઈ અહીંયા ખાંડ નીકળે છે, આ ભૂંગળા દેખાય છે ને, ત્યાં ખાંડ તૈયાર થઈને અહીં નીચે સિસ્ટમ ગોઠવવામાં આવે કે જ્યાંથી બધું પાર્સલ થાય. અને આગળ જે ઓલું કન્ટેનર જેવું દેખાય ને, ડબ્બા જેવું, ત્યાં હોય છે મોલેસીસ. છેલ્લે જે વેસ્ટ વધે ને એમાંથી આ ખાતર બનાવવામાં આવે છે અળસિયાનું, એટલે કે ઝીરો વેસ્ટ. આ ખાતર અહીંયા જે ખેડૂત શેરડી આપવા આવે છે ને એ લોકોને આ ખાતર બાકીમાં જાય ને પછી ખેડૂતોનો જે ફાલ આવે ને ફરી પાછો શેરડીનો, એ ફાલનું જે પેમેન્ટ થતું હોય ને ત્યારે આ પૈસા કાપે, ત્યાં સુધી ઉધારીમાં આપે. ભાઈ હું મહારાષ્ટ્રમાં આવ્યો છું એક કંપની વિઝિટ માટે, MVK એગ્રો ફૂડ પ્રોડક્ટ લિમિટેડ. અને કંપની ભાઈ નાંદેડથી નજીક કુસુમવાડા વાઘલવાડા મહારાષ્ટ્રમાં છે. અને કંપનીના CEO, કંપનીના ચેરમેન, કંપનીના મેનેજર, जनरल मैनेजर અને प्रोसेसर બધા જ આપણી સાથે છે. જરાક એમની સાથે ચર્ચા કરીએ. तो भाई हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन हैं और आगे की कंपनी यानी नए CEO जो कंपनी के जो चेयरमैन है उनके सन है, और साथ में नई फैक्ट्री, नई मशीनरी के साथ कंपनी खूब धमाका करने वाली है. तो चेयरमैन से हम पूछते हैं इनका क्या कहना है. कैसा है ये जो कंपनी है MVK एग्रो फूड प्रोडक्ट, कुसुमनगर वागलवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़, महाराष्ट्र. भी यहाँ पहले हमारा पुराना कारखाना था और वो पुराना कारखाना रहने से हम किसान को रेट अच्छा नहीं दे पाते थे. इसलिए अभी ये जो नया मशीनरी निकला है, मॉडिफिकेशन करके ये अपन नया मशीनरी लगा रहे हैं. और ये नया मशीनरी लगाने से इसमें क्रशिंग भी ज़्यादा हो जाएंगी. रोज़ 6000 टन का क्रशिंग यहाँ ये मशीनरी में हो जाएगा. 23 मेगावाट को जनरेशन यहाँ पावर बन जाएगा. और दूसरी बात, यहाँ इथेनॉल बनने वाला है, यहाँ CBG बनने वाला है. और ये सब बनने के बाद यहाँ के किसान को अच्छा रेट मिलेगा. यहाँ का किसान गन्ना लगाने में दिलचस्पी लगाएगा, क्योंकि पहले यहाँ फैक्ट्री पुरानी थी, वो हिसाब से किसान को रेट अच्छा नहीं मिलता था. फिर किसान गन्ना लगाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था. लेकिन अब ये नई फैक्ट्री लगने से किसान को भी अच्छे रेट मिलेंगे, पैसा अच्छा आएगा और आने से यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे. नई पीढ़ी को पूछते हैं जो नई मशीनरी लग रही है, तो अभी जो मशीनरी है उसमें कितनी जो शेरडी है यानी गन्ना आप मतलब प्रोडक्शन करते हैं, और नई मशीनरी के बाद कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? अभी जो अपना कैपेसिटी था पहले वो 2500 टन का प्लांट था. ओके, पर डे 2500 टन है ना? हाँ, पर डे. बट वो ओल्ड प्लांट रहने से उसका रिजल्ट पूरा नहीं मिलता था अपने को. तो उसकी वजह से हम एक्सपांशन कर रहे हैं 6000 TCD का प्लांट. बिल्कुल. और इसका पर डे क्रशिंग रहेगा 6000. બિલકુલ ભાઈ, 6000 ટન શેરડી ડેઈલી અહીંયા ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે, એટલે ખેડૂતોને તો ફૂલ મોજ જ છે. હવે આગળ જોઈએ ફેક્ટરીમાં કઈ રીતે આ બધું કામકાજ ચાલે. તો હું આમને પૂછી લઉં કે ભાઈ રોજ 6000 ટન શેરડી જે છે અહીંયા ખપી જવાની છે, તો આ શેરડી ક્યાંથી આવશે, કેટલી આવશે અને પછી અહીંયા કેવી રીતનું આખું બધું ચાલશે. तो सर जी यहाँ पे जैसे आपने बताया कि पर डे का 6000 टन गन्ना जो है वो यूज हो जाएगा. हो जाएगा. हाँ, तो ये जो गन्ना है वो कौन कौन से एरिया से आता है यहाँ पे? ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में से, पूरे डिस्ट्रिक्ट में से आता है. और यहाँ बाजू में गोदावरी रिवर है, बहुत बड़ा रिवर है. इंडिया का नंबर 2 का रिवर है. नंबर 1 का गंगा रिवर है, नंबर 2 का गोदावरी रिवर है.
और यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे गोदावरी रिवर है। फिर तो पानी की कमी नहीं है पानी बिल्कुल। की बहुत पानी है यहाँ, और यहाँ की जो सॉइल है एकदम ब्लैक सॉइल है, गन्ने के उपज के लिए बहुत अच्छी सॉइल है। अच्छा, प्रोडक्ट मतलब जो आता है वो पानी एकदम की भी perfect। कमी नहीं है, और यहाँ जमीन भी बहुत भारी है। तो लगभग कितने किसान जो है वो आपको ये शेरडी सप्लाई करते हैं? ये जो है ना, हमारे पास अभी 11,000 किसान हमारे पास रजिस्ट्रेशन करे वाले। अच्छा 11,000 किसान के साथ हमारा एग्रीमेंट हुए वाला है। वो बिल्कुल। 11,000 किसान हमको गन्ना पूरा सप्लाई फैक्ट्री को करेंगे, और वो 11,000 किसान के पास से हम गन्ना ला के एक 9 लाख क्रशिंग यहाँ करने का हमारा प्लान है। 9 वाह। लाख टन। બિલકુલ ભાઈ 9 લાખ ટનનું કામ અહીંયા થવાનું છે અને અહીંયા પ્લાન્ટ બને છે પણ ઓલરેડી પ્લાન્ટ ચાલુ છે બતાવજો આ જે છે ને ઈ જૂની ફેક્ટરી છે અને અહીંયા નવા એક્સપેન્શન માટે નવી ફેક્ટરી બને છે અને પર ડે નું 6,000 ટન શેરડીનું અહીંયા काम થાય और ये जो नई फैक्ट्री बन रही है वो लगभग कितने टाइम में शुरू हो जाएगी? ये नई फैक्ट्री तो इसका काम लगभग 1 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट इसको चालू करने के लिए परमिशन 1 नवंबर को देता है, और ये 1 नवंबर को ये फैक्ट्री चालू हो जाएगी। और उसके बाद जो ये सीजन रहता है गन्ने का वो कितने समय तक चलता है मतलब? 5 महीने तक चलता है। अच्छा, तो भाई 5 મહિના સુધી તો ધંધો ફૂલ દબાવીને આમ ફેક્ટરીમાં કે ઊભું રહેવાની જગ્યા નહીં હોય ને એવી અહીંયા માહોલ હશે, હજી તો અહીં બને છે હો। क्योंकि अभी पहले जो गाड़ियाँ थे, पहले के गाड़ियाँ कैसे थे, अभी के गाड़ियाँ कैसे, हाँ। इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसे निकली, ऐसा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसलिए ये पूरी नई मशीनरी है, इसलिए ये नहीं लगा है, और इसमें क्रशिंग भी ज़्यादा होने वाली है, इसमें को जनरेशन बनने वाला है, पावर यहाँ प्रोजेक्ट हो जाएगा, इसमें इथेनॉल बनेगा, इसमें सीबीजी बनेगा, और इससे किसान को भी बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी टैक्स बहुत ज़्यादा जाने वाला है। इथेनॉल में से 5% जीएसटी जाता है, सीबीजी में से 5% जीएसटी जाता है। अभी ईरान से अपन जो मंगा रहे डीजल, पेट्रोल, सीबीजी उधर से मंगा रहे, तो यहाँ ही किसान के गन्ने से अपन यहाँ तैयार कर रहे, तो एक किसान का भी इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो देश इससे आगे बढ़ने वाला है। मोदी जी का जो एम था ये देश को आगे लेके जाने का, ऐसे नए नए फैक्ट्रियाँ लगाने से यहाँ के युवा के हाथ को भी रोजगार लगेगा। अभी ये हमारे नए युवा शिव बन के यहाँ काम कर रहे, अभी इन्हों पूरे यहाँ के नए युवाओं को एक इकट्ठा करके उनको भी यहाँ जॉब दिलाए हम, तो वो सब के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद हो जाएगा। તો ભાઈ સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ એટલે કે ભાઈ ખેડૂતો પાસેથી શેરડી અહીંયા આવશે, અહીંયા લોકોને રોજગાર મળશે અને યુવા પેઢી જે છે એ આ કંપની આખી સંભાળવાની ફૂલ તૈયારીમાં છે। નવી પેઢી, નવી ટેકનોલોજી, અને આપણે જે આ વિદેશથી બધું મંગાવતા ને ઇથેનોલ છે અથવા તો પેટ્રોલ ડીઝલ, એની સામે આત્મનિર્ભર ભારત બનવામાં પણ પૂરેપૂરો સપોર્ટ આ કંપનીનો રહેવાનો। તો આપણી સાથે કંપનીના જનરલ મેનેજર પણ છે, એમને પણ थोड़ा सवाल पूछिए આપણે। सर आप जनरल मैनेजर है ना, तो आप कितने टाइम से यहाँ पे मतलब नौकरी कर रहे हैं कंपनी में? 2016 से हूँ ये पीपी के ग्रुप में। 2016 से। अच्छा, मतलब 10 साल लगभग हो गए है ना? 10 साल। तो पूरा मैनेजमेंट कैसे देखते हैं सर आप? हम अलग अलग डिपार्टमेंट से काम कर लेते हैं, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट है, और प्रोसेस है, इंजीनियरिंग है, सब डिपार्टमेंट बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। તો ભાઈ કંપનીના સીઈઓ પણ આપણી સાથે છે। આ મશીનરી એટલી મોટી છે કે અહીંયા અમે નથી દેખાતા, ખાલી મશીન જ દેખાય છે। તો આપણે એમને પૂછીએ कि भाई आ मशीनरी केवी रीते वर्क करे छे, आ बधानो मतलब हूँ छे। तो सर जी आप बताइए कि ये मशीनरी जो है वो कैसे वर्क करती है और कैसे प्रोसेस रहता है पूरा? सर ये इसको मिल बोलते हैं, फर्स्ट मिल, सेकंड मिल, थर्ड मिल और जरा लेवल को 4 मिल। व्यवस्थित करूंगी थी। तो 4 मिल का जो डिस्टेंस है, एक एक मिल का डिस्टेंस 13 मीटर का है। तो इसका रीजन ये है कि पहले ओल्ड जो प्लांट था उसका 3 मीटर का डिस्टेंस था, अच्छा। अभी इसका 13 मीटर का डिस्टेंस है। इसका रीजन एक है कि प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है बिल्कुल गन्ने को, हाँ। और एक पहले मिल पे क्रशिंग एक्सट्रैक्शन ज्यादा रहता है, मतलब 75% एक्सट्रैक्ट फर्स्ट मिल पे ही होता है, ज्यादा लोड फर्स्ट मिल पे रहता है, फिर सेकंड मिल पे रहता है, फिर थर्ड मिल पे, फिर फोर्थ मिल पे। तो ये 4 मिल पे एक्सट्रैक्शन होता है, और लास्ट में जो बचता है वो बगैस का फ्यूल बोलते हैं उसको, बगैस वो बॉयलर के लिए यूज करते हैं वो, और जो बचा कुचा है वो हम डंप करते हैं। बिल्कुल हाँ, तो इसका क्या होता है, नए मिल का एक ही फायदा है कि इसका बगैस पोल 2% आता है, और ओल्ड प्लांट का जो बगैस पोल रहता था वो 3% तक जाता था। बिल्कुल। तो वो बेनिफिट है अपने को 1%। પેલા શું હતું કે ભાઈ શેરડી પીલતા ને આપણે રાબડા ત્યાં ચાલતા જોઈએ, આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં જોતા હોય ત્યારે
તો ભાઈ શેરડીમાં જે બેગેજ નીકળતું નહીં 3% નીકળતું, એટલે કે છોતા નીકળતા 3% ઈ ઘટીને 2% થઈ ગયા, એટલે 1% સીધો ફાયદો થઈ ગયો. ને આ જે છોતા વધે ને એને આ કાંઈ ફેંકી નથી દેતા, આને પણ ઈંધણમાં પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે ફેક્ટરીમાં જે વધારાનો જે માલ કે કચરો નીકળતો નહીં, અહીંયા એવો બહુ કાંઈ પ્રશ્ન नहीं. और सर जी ये कंपनी का जो प्लांट है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है पूरा? ये 30 एकड़ में फैला 30 એકરની અંદર ભાઈ કંપનીનો પ્લાન્ટ જે છે ફેલાયેલો છે, એટલે નાની કંપની નથી, ધમાકો है मोटो धमाको. तो सर जी जैसे इथेनॉल आप बना रहे हैं हाँ तो अपनी गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है कि भाई ईवी हो या फिर पेट्रोल में भी अभी इथेनॉल जा रहा है, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में इथेनॉल का कैसा रहेगा? अभी अब देखो ब्राज़ील में 100% इथेनॉल पे गाड़ियाँ चल रही हैं ब्राज़ील में. बराबर. अब अपन जो पूरा बाहर से इंपोर्ट करते डीजल पेट्रोल गैस, अगर अपना ही किसान गन्ना उगा रहा है और गन्ने से अगर अपन इथेनॉल गैस तैयार करेंगे तो अपने देश की करेंसी बचेगी, बिल्कुल देश एकदम सक्षम बन जाएगा. बिल्कुल. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. पहले किसान अन्नदाता था, अभी वो हमारा किसान अन्नदाता प्लस ऊर्जादाता बन गए. बिल्कुल सही बात है. तो देश डेवलप होने में बहुत तरक्की करने में बहुत दिन नहीं लगेंगे. ऐसे प्लांट अगर हर तालुके में आएंगे बिल्कुल तो यहाँ का किसान आबाद ही आबाद हो जाएगा. मैं तो चाहता हूँ अब पूरे भारत में प्लांट लगाओ, लेकिन शुरुआत गुजरात से करना भाई. તો ભાઈ કંપનીના મેનેજર છે અને હું આ એક બોઇલર જોઈ ગયો, એટલે એમને પૂછું છું કે આ બોઇલર શું કામનું છે? સરજી ये બોઇલર किस काम के लिए रखा गया है? स्टीम प्रोडक्शन के लिए रहता है. अच्छा. और वो स्टीम अपन टरबाइन घुमाने के लिए यूज करता है और टरबाइन से भी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है टीजी सेट से. बराबर. जैसे वो इंजन चलता था ना भाई हाँ, पहले बस. रेलवे में स्टीम इंजन, वैसे ये इंजन घूमेगा और उसमें से निकलेगी बिजली. तो भाई हमने वो पूछीश કે ભાઈ આ વીજળી આવે છે તો કેટલા જગ્યાએ કેટલી પૂરી પડી શકે? सरजी ये जो बिजली आप लाते हैं, हाँ. ठीक है, तो कितने लोगों को या फिर कितने घरों को आप दे सकते कम हैं? से कम 80 से लेकर 110 गांव तक बिजली सप्लाई कर सकते हैं. વાહ ભાઈ વાહ, ઘર નહીં 80 થી 100 ગામડાને વીજળી આ એક જ યુનિટ માંથી પડે છે. અને ભાઈ આપણી યુવા પેઢી આખું સંદીપભાઈ સંભાળે છે. હવે એમને કહો કે ભાઈ આવા બીજા પ્લાન્ટ નાખે એટલે વીજળીની ઉપાધિ જ આપણે નીકળી જાય. તો ભાઈ વીજળી અહીંયા બનીને અહીંયા ભેગી થાય છે. આપણે પૂછીએ છીએ કે આ વીજળીનું શું કરે છે? સરજી થોડા बताइए इसके बारे में. सर अभी ऐसा है कि जो पीछे बॉयलर जो दिख रहा है उसमें स्टीम बनता है. ठीक वो है. स्टीम हम टरबाइन को देते हैं और टरबाइन में 8000 आरपीएम पे घूम के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. बिल्कुल. और वो जनरेट होने के बाद हम ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं इसके अंदर लेते हैं और ये लेके हम स्विच यार्ड को भेजते हैं और स्विच यार्ड से गवर्नमेंट को लाइट सप्लाई होता है. बिल्कुल. और हाँ, तो गवर्नमेंट थ्रू सब गांव को लाइट सप्लाई होता है. ठीक है, तो ये टरबाइन देखना है मुझे तो मिल जाएगा देखने के लिए? हाँ ठीक है, चलो भाई टरबाइन जोता हूं. भाई ये जो लगा हुआ ये क्या चीज है? ये इसको स्प्रे पॉन्ड बोलते हैं हम. ये शुगर फैक्ट्री का जितना भी पानी गन्ने से निकलता है तो वो गर्म पानी होता है. बिल्कुल. तो ये गर्म पानी यहाँ पे आता है, फिर एयर के माध्यम से इसको ठंडा होके फिर ये हम रिटर्न लेते हैं रीयूज करने के लिए. તો ભાઈ અહીંયા નદી ભાઈ કીધું એમ નજીકમાં છે, પણ પાણીને અહીંયા ઠંડુ કરી અને રીયુઝ કરવામાં આવે છે, એટલે કે પાણીનો બિલકુલ બગાડ કરતા નથી. ખાસ ધ્યાનમાં લેજો. તો ભાઈ ઉપર ટર્બાઇન જોવા આવી ગયા છે, तो बताइए ये क्या काम करता है? सर ये टरबाइन है त्रिवेणी कंपनी का और ये 23 मेगावाट का टरबाइन है. और ये टरबाइन को हम क्या करते हैं, जो बॉयलर आपने अभी देखा उसका स्टीम ये टरबाइन को देते हैं. और वो जो पीछे है वो उसको अल्टरनेटर बोलते हैं. वो अल्टरनेटर क्या करता है, वो टरबाइन को घुमाता है अंदर 8000 आरपीएम पे. पर इसके अंदर फिर लाइट जनरेट होती है और जनरेट होने के बाद हम क्या करते हैं 7 मेगावाट ये प्लांट चलाने को लाइट लगता है अच्छा. उसमें से. तो 16 मेगावाट हम गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं. બિલકુલ. हाँ. ભાઈ એમના માટે વીજળી જે જરૂરી છે ફેક્ટરી માટે એ અહીંયા જમા રાખે અને વધારાની જે વીજળી છે એ મોકલી દે છે સરકારમાં. તો ભાઈ કંપનીના ટેકનિશિયન મેનેજર છે, આપણે એમને જ પૂછીએ કે આ કઈ રીતે વર્ક કરે. સરજી ये दोनों चीजें आपने जो बताई टरबाइन और क्या बोला अल्टरनेटर, हाँ ये कैसे काम करता है? ये टरबाइन जो है ना, टरबाइन में जो है ना आपने जो पूरा टरबाइन अपना स्टीम के ऊपर घूम जाता है. अच्छा. वो स्टीम जो बॉयलर में स्टीम जनरेट हो जाती और वो स्टीम जनरेट होने के बाद वहाँ से हम इधर लाते और इधर लाने के बाद इसको जब अपन स्टीम ब्लेड करेंगे तो वो टरबाइन घूम जाता है. वो 8000 आरपीएम पे जाता है, 8200 तक. और वो उसका आउटपुट आरपीएम जो 1500 रहता है. यानी कि वो अल्टरनेटर ये टरबाइन है
और वो अल्टरनेटर, वो दोनों कपल किए वाले, ये घूमने के बाद वो भी घूम जाता है। 1500 RPM पे गया कि उसका 11 kV वोल्टेज जनरेट होता है, 11 kV। और वो 11 kV वोल्टेज जनरेट होने के बाद उसका जो वोल्टेज है, अपन को उधर पैनल है अपने पास, एसटी पैनल है वो साइड में लगाए वाले, वो 11 kV वोल्टेज उधर जाता है। उधर जाने के बाद एसटी पैनल में क्या होता है, एसटी पैनल से लेके एलटी पैनल को जाता है बाद में, वाया ट्रांसफार्मर। हमने 3 ट्रांसफार्मर बिठाए वाले नीचे, 3500 kVA के 3 ट्रांसफार्मर और 2 ट्रांसफार्मर कन्वर्टर ट्रांसफार्मर मिल के लिए, फाइबराइजर के लिए एक सेपरेट 11 kV लाइन जाता है। और वो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है ना, उसके लिए एक सेपरेट लाइन जाती है 11 kV की। अच्छा। और वो जो ये एक्सपोर्ट है ना, 11 kV का जो वोल्टेज है वो स्टेप अप करके 132 करते हैं हम। और वो स्विच यार्ड के थ्रू वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो जो ग्रिड रहता है ना MSCB का, हमारा जो स्टेट का जो ग्रिड लाइन है उसमें फीड करती है, और वहाँ से फिर जिधर भी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उधर जा जाता है। और अभी बाकी का जो पावर है ना, यहाँ पे जो 23 मेगावाट जनरेट हो जाता है, उसमें का 7 या 8 तक हम होम लोड के लिए यूज़ करते हैं, बाकी को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। બિલકુલ. તો ભાઈ આ ટર્બાઇન છે, પેલા વરાળ આવે, આ એટલી ઝડપે ફરશે ને પછી અહીંથી જે વીજળીનું ઉત્પાદન થાય એ સીધું નીચે આપણે શું કહેવાય પેલું જનરેટર નહીં, અલ્ટરનેટર, હા, ત્યાં થઈને પછી વીજળી જમા થાય ને એમાંથી 7 કે 8 kV આ લોકો યુઝ કરે અને 11 kV જે છે એ એક્સપોર્ટ કરી દે છે. તો ભાઈ અહીંયા પાવરની પેનલો થોડીક દેખાય છે, આમને પૂછીએ કે આનું કામ શું છે અને આગળ કઈ રીતે ચાલે છે. सरजी, ये जो पैनल लगाई गई है इसका क्या काम है, ये थोड़ा बता दीजिए ना. ये जो पैनल लगाए वाले हैं ना, इसमें पूरे ये अभी इधर ये साइड के HT पैनल है, उधर के LT पैनल है, इसमें सप्लाई आ जाता है। और यहाँ सप्लाई आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आने के बाद हर एक सेक्शन में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अच्छा, मतलब અહીંયા વીજળીને સ્ટોર કર્યા પછી આગળ મોકલવામાં આવે છે. ये जो पैनल है ना, ये पूरे ऑटोमेटिक पैनल है, इसमें एक पूरा ऑटोमेशन लगाया वाला है, यानी कि मैन्युअली कोई कुछ ऑपरेट करने की जरूरत नहीं, पूरा ऑटोमेशन है, सिंक्रोनाइजेशन सब कुछ है यहाँ पे. ભાઈ આનું એવું કનેક્શન આખું બનાવેલું છે કે આમાં પછી બહુ હળી કરવાની જરૂર નથી, આખું ઓટોમેટિક હાલે છે. ભાઈ માણસોની બહુ ખાસ જરૂર ના પડે ને એવી સિસ્ટમ ગોઠવી છે. વીજળીનો ઉપયોગ પોતે કરે છે, આગળ મોકલે છે, પણ ટેકનોલોજીમાં પાછળ નથી રહી ગયા. હો તો ભાઈ કંપની ઘણી મોટી છે, મતલબ કે કંપનીમાં કર્મચારીઓ પણ વધારે જાય છે, કેટલા છે આપણને ખબર નથી, એટલે ચેરમેનને આપણે પૂછશું, સરજી यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? अभी तो यहाँ पे 3 शिफ्ट में एक कंपनी चलेगी, और 3 शिफ्ट में चलने से एक शिफ्ट को 700 लोग यहाँ काम करेंगे, और 3 शिफ्ट के पकड़ के अपन मोटा मोटी 2000 लोग यहाँ काम करेंगे। और अपने पास अभी 4 कंपनी है, बिल्कुल 4 कंपनी में यहाँ काम चालू है। यहाँ साधारण आसपास 4-5 हज़ार लोगों को, यहाँ युवाओं को हम रोजगार दे चुके हैं, और आगे और बढ़ेगा, आगे इन फ्यूचर इनको काम करना है। तो इनको भी हम पूछ लेते। संदीप भाई, जैसे कंपनी में नया ये मशीनरी लगा है तो नया कर्मचारी भी लगेगा, तो अभी जैसे हर दिन 2000 को तो आप दे ही रहे रोजगार, तो आगे जब मशीनरी नई ये चालू हो जाएगी तब जाके कितने लगभग कर्मचारी यहाँ पे काम करेंगे? सर कैसा है, जैसे जैसे अभी 6000 TCD का प्लांट है अभी है, और उसके हिसाब से गन्ना बढ़ रहा है। अगर गन्ने का फसल ज़्यादा बढ़ गई तो इसका एक्सपांशन भी बढ़ेगा, तब कर्मचारी भी बढ़ेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि मतलब अभी जैसा CBG प्लांट है, इथेनॉल प्लांट है, उसको भी कर्मचारी लगते हैं, तो ये लगने वाले और बढ़ने वाले, तो आगे चल के कम से कम 10,000 लोगों को काम मिलेगा आगे चल। તો ભાઈ 10,000 લોકોને રોજગાર મળશે કંપનીની અંદર. અને આ બહારથી જે આ ખટારા આવે છે ને શેરડીના ભરાઈને, એ બધા ડ્રાઈવરો અને એના જે બીજા લોકો આમાં કામ કરે ને મજૂરો, એ તો અલગથી ખાલી અહીંયા કામ કરવાવાળા હાલમાં 2000 જેટલા તો છે જ, અને કંપની મોટી થશે એમ કર્મચારીઓ વધશે. તો ભાઈ કંપનીના પ્રોસેસ મેનેજર આપણી સાથે છે કે ભાઈ આ શેરડીનો રસ નીકળીને પછી એની હારે શું બને છે ये हमने पूछिए. सर जी, ये जो गन्ने का जूस निकल के आता है वो जाता कहाँ है? गन्ने का जूस निकलने के बाद प्रोसेस के लिए आता है। यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद क्लियर जूस बनता है। क्लियर जूस बनने के बाद फॉलिंग इवापोरेटर है, ये नया टेक्नोलॉजी है ऑपरेशन में। इसकी वजह से जो स्टीम पहले लगता था पुरानी फैक्ट्री में 40% लगता था, अब 33% पे प्रोसेस हो जाएगा पूरा। अच्छा, तो इससे बगैस बचेगा और जनरेशन के लिए काम आएगा वो। बिल्कुल। तो इसका तो शक्ल तो निकालती ही है, इसमें जो वेस्ट निकलता है, जो प्लेसमेंट निकलता है, वो प्लेसमेंट जो हम CBG के लिए यूज़ करते हैं, वह CBG जनरेट करते हैं CBG प्लांट में। और
ये नया टेक्नोलॉजी इधर भी पैन में भी यूज़ किया, कंटिन्यूस पैन वगैरह, उसमें स्टीम कम लगता है, कम स्टीम पे प्रोसेस होता है। और दूसरा मैकेनिकल सर्कुलेटर भी लगाए हैं, इसलिए वो जो शक्कर निकलेगी वो बड़ा साइज निकलेगा ज़्यादा। अच्छा। बाद में ये ऑपरेटर है, पीछे साइड में क्लैरिफायर है, क्लैरिफायर का काम होता है जो रस आता को है, एकदम क्लीन कर देना क्लीन है। करने का। तो उसके बाद क्लीन होने के बाद ये ऑपरेशन में वो जो पानी रहता है जूस में, वो इवापोरेट करने का काम है। उसके बाद ये उधर पैन है, पैन में क्रिस्टल तैयार होता है, क्रिस्टल तैयार होने के बाद वो मशीन सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में क्लीन होता है, शक्कर अलग होता है, मोलासेस अलग होता है। अच्छा, मोलासेस जो होता है अलग, वो મોલાસીસ ડિસ્ટિલરી કે लिए યુઝ કરે। તો ભાઈ આપણે ગામડામાં જેમ ગોળ બને ને રાબડામાં સેમ એવી જ કંઈક પ્રોસેસ છે। રસ પહેલાં નીકળીને અહીંયા આવે, પછી એને ક્લીન કરવામાં આવે, બોઇલ કરવામાં આવે અને પછી મોટા દાણાવાળી ક્વોલિટીવાળી ખાંડ જે છે એ બનીને નીકળે છે। પણ એમાંથી થોડુંક જે વધારાનો માલ નીકળે મોલેસીસ, એનો ક્યાં ઉપયોગ થાય છે હવે એ જોઈ લઈએ, કેમ કે આ કંપનીની અંદર जीरो वेस्टेज છે ભાઈ, जीरो। તો ભાઈ અહીંયા ખાંડ નીકળે છે, આ ભૂંગળા દેખાય છે ને, ત્યાં ખાંડ તૈયાર થઈને અહીં નીચે સિસ્ટમ ગોઠવવામાં આવે કે જ્યાંથી બધું પાર્સલ થાય, અને આગળ જે ઓલું કન્ટેનર જેવું દેખાય છે ને, ડબ્બા જેવું, ન્યા હોય છે મોલેસીસ, અને એની અંદર તમને સાદી ભાષામાં સમજાવું તો આપણે દેશી દારૂમાં કેમ વાપરીએ ઓલો રગડો, એ રગડો અહીંયા નીકળે અને એમાંથી જ પછી ઇથેનોલ ને ગેસ ને બધું બને છે। તો તમારું શું કહેવું જરા કોમેન્ટ કરજો। તો ભાઈ મને એક જોઈને નવાઈ લાગી, ફેક્ટરી આખી વિઝિટ કરતો હતો ને તો ત્યારે જોયું ફેક્ટરીની અંદર स्कूल પણ છે। तो सर जी यहाँ पे ये जो स्कूल बना है ये गांव के लोगों के लिए है कि क्या है पूरा? नहीं, यहाँ के एम्प्लॉय के बच्चों के लिए ये स्कूल बना है। हम खाली एम्प्लॉय का पूरा इतना ख्याल करते हैं कि उनके बच्चे भी अच्छे एजुकेट होना चाहिए, अच्छे पढ़ लिख के उनको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, ये पूरा ख्याल रख के हम यहाँ स्कूल चलाते। मैं तो चाहता हूँ उनके बच्चे भी आपके अंडर में ही નોકરી વગેરે કરે, કેમ કે ભાઈ આટલા સરસ વિચારો સાથે કે ખાલી કંપનીના કર્મચારીઓ પાસે કામ જ નથી કરાવતા પણ એમનું એજ્યુકેશનનું પણ ધ્યાન રાખે છે। આ પ્રિન્સિપાલ है ना सर जी, बताइए यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? मतलब 200 से ज़्यादा बच्चे भाई यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जो कर्मचारी के बच्चे हैं। भाई एक बार जोरदार तालियां और भारत माता के। क्या नाम है बेटा आपका? यश बाला यूसुफ पटेल। अच्छा, और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं। और ये कपड़ा किसका है? स्कूल का ड्रेस, यूनिफॉर्म, मज़ा आता है पढ़ने में? છોકરો શરમાઈ છે ભાઈ, આ સ્કૂલનો ડ્રેસ તો જો હું ભણતો ત્યારે આવો ડ્રેસ નહોતો, અત્યારે માંડ સૂટ હાથમાં આવ્યો એટલા વરહે। તો ભાઈ આમાં જે બોઇલર ગરમ થાય એની વરાળ જે પહેલામાં જતી હતી ને, અહીંયાથી વીજળી જનરેટ થઈ અને પછી અહીંયા આવે છે, અહીંયાથી સ્ટેપ અપ કરી એટલે કે વીજળીના વોલ્ટેજ વધારી અને પછી અહીંયા થાંભલામાં જોડી અને મહારાષ્ટ્ર સરકારને આ વીજળી આપવામાં આવે ને પછી 80-100 કે એનાથી વધારે ગામડામાં વીજળી જે છે પૂરી પાડવામાં આવે છે। મતલબ કે કંપનીની અંદર વેસ્ટેજ તો કોઈ નથી પણ આ વરાળ જે નીકળતી હતી ને એને વીજળીમાં કન્વર્ટ કરી દીધી। છેલ્લે જે વેસ્ટ વધે ને એમાંથી આ ખાતર બનાવવામાં આવે છે અળસિયાનું, એટલે કે ઝીરો વેસ્ટ। હવે કંપની પાસે કાંઈ વધ્યું જ નથી કે જે વેસ્ટેજમાં જાય, અને આ ખાતર જે બને છે ને ભાઈ, આ ખાતર અહીંયા જે ખેડૂત શેરડી આપવા આવે છે ને એ લોકોને આ ખાતર બાકીમાં જાય ને પછી ખેડૂતોનો જે ફાલ આવે ને ફરી પાછો શેરડીનો, એ ફાલનું જે પેમેન્ટ થતું હોય ને ત્યારે આ પૈસા કાપે, ત્યાં સુધી ઉધારીમાં આપે। આવા જ ભાઈ વિડીયો ભાઈ તમારે બીજી કંપનીના બનાવવા હોય તો તમારો ફૂલ સપોર્ટ બનાવી રાખજો અને મોકલી દેજો તમારા ભાઈબંધોને।